दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज के लेक्चर 2 पार्ट 2 में मैं विनीत आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कंप्यूटर को क्राइटेरिया के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब पहला पहला हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, दूसरा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन और तीसरा बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटीज। तो बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो हमने देखा था कि बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आज हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, हम किस टाइप के कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कंप्यूटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या हुआ? जनरल पर्पस कंप्यूटर हुआ कि वैसा कंप्यूटर जिसमें हम बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। जैसे कि अभी जिस पीसी से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, वीडियो भी देख सकता हूँ, उसके बाद मैं गेम भी खेल सकता हूँ। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, इनैक। अब ये इनैक जो है ये फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जो कि कब बनाया गया था? 1940 में। अब इनैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखिएगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर क्या है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब ये क्या होता है? अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन्ड फॉर स्पेशल वर्क, दैट इज दे आर नॉट वर्साटाइल इन नेचर। मतलब इसको डिजाइन किया गया है सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कामों को करने के लिए। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण इसका हम दे सकते हैं वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन का यूज हम किस लिए करते हैं? सिर्फ कपड़े धोने के लिए ही तो करते हैं। जैसे कि राउटर, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटीज। अब साइज एंड कैपेबिलिटी से मतलब क्या है कि वो कितना बड़ा है और वो कामों को कितना एफिशिएंटली, कितने अच्छे से कर सकता है। इसके आधार पे हमने कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? इसके आधार पे हमने कंप्यूटर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। कितने भागों में बच्चों डिवाइड कर दिया? 4 भागों में। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। चलिए हम कोई पूछेगा कि भाई माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? स्मॉल एंड चीप डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन फॉर इंडिविजुअल। जैसे कि अभी जो जिस पीसी से हम ये चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी किसका एग्जांपल है? माइक्रो कंप्यूटर का ही तो एग्जांपल है। हमारा जो मोबाइल फोन है वो भी किसका एग्जांपल है? माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है कि बिल्ट अराउंड अ माइक्रो प्रोसेसर, स्टोरेज यूनिट एंड इनपुट आउटपुट चैनल। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होता है और स्टोरेज यूनिट क्या होता है। चलिए इन सभी को समझने के लिए हम सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का डायग्राम देखते हैं। तो दोस्तों ये है माइक्रो कंप्यूटर का डायग्राम। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये सबसे पहले यहाँ पे क्या है? पेरिफेरल डिवाइस। अब पेरिफेरल डिवाइस से आप क्या समझते हैं? पेरिफेरल डिवाइस होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। मतलब वो सब डिवाइस जिसके थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं और जिस पर हम आउटपुट देखते हैं, वो सारे के सारे किसके कैटेगरी में आते हैं? पेरिफेरल डिवाइस के कैटेगरी में आते हैं। मेमोरी क्या होता है? तो मेमोरी क्या होता है? डाटा को स्टोर करने का एक जगह होता है। अब ये 2 टाइप का हो सकता है, परमानेंट मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी। अब इसके बारे में हम अगले वीडियोज में देखेंगे। चलिए अब हम तीसरा जो पॉइंट है वो देखते हैं, सिस्टम बस। अब बस से आप क्या क्या मतलब है? बस क्या करता है? जगहों को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर में जो सिस्टम बस है वो माइक्रो प्रोसेसर, पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी को कनेक्ट करने का काम करता है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि बस का काम क्या होता है? बस का काम कनेक्ट करने का होता है। मतलब यहाँ बस का काम माइक्रो प्रोसेसर, पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी को कनेक्ट करने का है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इट कनेक्ट माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस इन अ सिंगल यूनिट। अब जो ये सिस्टम बस है उसमें मुख्यतः 3 चीजें पाई जाती है। पहला होता है एड्रेस बस, दूसरा होता है डेटा बस और तीसरा होता है कंट्रोल बस। अब एड्रेस बस क्या होता है? एड्रेस बस का काम इन सारे कंपोनेंट्स के बीच में एड्रेस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। ठीक है,
डेटा बस का क्या काम होता है? डेटा बस का काम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है, ठीक है? और कंट्रोल बस का काम क्या होता है? कंट्रोल बस जो है, जैसे मान के चलिए यहाँ से मेमोरी का एड्रेस बस जो है वो एड्रेस लेकर के माइक्रो प्रोसेसर के पास चला गया, मतलब सीपीयू में गया। तो कंट्रोल बस क्या करेगा? कंट्रोल बस उसको सिग्नल भेज देगा कि भैया वहां तक पहुंच गया, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम क्या जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर जो है, इसका सबसे सिंपल जो इसका मतलब डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल द फंक्शन ऑफ सीपीयू। मतलब ये सीपीयू का सारा काम खुद ही करता है। अब इसका जो अब हम कहेंगे कि भाई साहब ये सीपीयू क्या होता है और सीपीयू का काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है? समझिए, जब हम इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस से जब हम डाटा को इनपुट करते हैं तो वो मेमोरी में गया। अब मेमोरी से जब वो सीपीयू में जाएगा तो सीपीयू का काम क्या हुआ? सीपीयू का काम हुआ कि डेटा को मेमोरी से फेच करना, फिर उसको डिकोड करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना और फिर उसको वापस हम मेमोरी में स्टोर कर देना, ठीक? अब हम समझते हैं कि इन सारे कामों को करने के लिए सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू में ही समझिए कि मुख्यतः 3 चीजें पाई जाती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है? हम सबसे पहले समझेंगे कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? इट फेचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड इट एंड सेंड द सिग्नल टू द एएलयू। मतलब ये क्या करता है कि यहाँ पे जो मेमोरी में डेटा है उस डेटा को फेच करता है, फिर उसको डिकोड करता है और देखता है कि ये किस टाइप का डेटा है, इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, कि ये इस पे क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होना है या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होना है। जिस प्रकार का डेटा होता है उसके अनुसार वो क्या करता है? सिग्नल भेज देता है। किसको? एएलयू को, मतलब अरिथमेटिक यूनिट को और लॉजिक यूनिट को। अब इन सारे कामों के लिए, इन सारे कामों को करने के लिए कंट्रोल यूनिट जो है ना, बहुत सारे रजिस्टर का यूज होता है। प्रश्न आएगा कि रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर क्या होता है? स्पेशल पर्पस टेम्पररी स्टोरेज। ये क्या होता है कि स्पेशल पर्पस टेम्पररी स्टोरेज होता है। मतलब यदि यहाँ से डेटा यहाँ तक गया तो वो सबसे पहले मेमोरी में जाने से पहले क्या होता है कि रजिस्टर, मतलब यहाँ पे सीपीयू में प्रोसेसर के पास जाने से पहले वो कहाँ जाता है? रजिस्टर के पास जाता है। अब जो हमारा जो आपका कंट्रोल यूनिट है ना, वो इस काम को करने के लिए बहुत सारे रजिस्टर का यूज करता है, जिसमें कि प्रोग्राम काउंटर, इनपुट रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ठीक है? अब समझिए, यहाँ से डेटा आया, डेटा कहाँ गया? डेटा गया मेमोरी में, ठीक है? अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से कंट्रोल यूनिट जो है वो अब यहाँ से डेटा को फेच करेगा। तो सिस्टम बस में जो है वो बस के द्वारा क्या गया? यहाँ से डेटा सबसे पहले कहाँ गया? MBR, मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर में। कंट्रोल यूनिट में ही क्या होता है? मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट जो है और बहुत सारे रजिस्टर के माध्यम से क्या किया? उसको डिकोड किया। उसके बाद उसको देखा कि ये किस टाइप का डेटा है। अब जिस टाइप का डेटा है और उस पे किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उसके हिसाब से वो क्या किया? सिग्नल भेज दिया एएलयू को, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट को, ठीक है? यहाँ तक तो आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। उसके बाद देखते हैं कि अब क्या हुआ डेटा में। तो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट जो है अपना काम खत्म करके फिर क्या किया? फिर वो डेटा जो है वो MBR में आ गया, मेमोरी बफर रजिस्टर में, ठीक है? फिर वहां से वो बस के थ्रू मेमोरी में आ गया और फिर वहां से वो बस के थ्रू पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि हमारे मॉनिटर के पास आ गया, ठीक है? तो अब इसको समझने में यदि परेशानी हो रही होगी तो चिंता मत कीजिएगा, हम अगला लेक्चर जो है वो सीपीयू पे ही लाने वाले हैं कि सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग कैसे कैसे होती है, ठीक है? तो वहां आपको इन सारी चीजों को अच्छे से हम क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे समझने का बात क्या था? यहाँ पे समझने का बात था कि भाई माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। चलिए ठीक है, उसके अगला बात देखते हैं कि अगला बात क्या है हमारा, कि भाई बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटीज पर कवर इनटू 2 टाइप्स, ठीक है? अब साइज और कैपेबिलिटी के हिसाब से फिर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है इसको। मतलब माइक्रो कंप्यूटर को भी 3-4 टाइप में डिवाइड किया गया है, जबकि हम मुख्यतः यहाँ 3 टाइप पढ़ने वाले हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और हैंड हेल्ड कंप्यूटर। क्या चीज? हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ठीक है? अब दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारा? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? सबसे पहले जानिए कि इसको इंट्रोड्यूस्ड कब किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस जो है वो 1960 में किया गया था बाय DCE, मतलब डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन।
अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि स्मॉलर साइज का होता है माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में। उस टाइम में मिनी कंप्यूटर जो होता था वो स्मॉलर साइज का होता था माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद ये क्या होता था कि लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या होता था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उसके तुलना में लेस पावरफुल होता था बट मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। अब क्या होता था कि इस कंप्यूटर का खासियत क्या था कि बहुत सारे यूजर, मतलब 4 से लेकर के 200 तक के यूजर को जो है वो सपोर्ट कर सकता था। मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता था, तो नेटवर्क सर्वर में, किसी बिजनेस इन्वायरमेंट में। अब इसका एग्जांपल क्या हम देखते हैं, इसका एग्जांपल है पीडीपी 11, IBM 800, VX750। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम पहले रिकैप कर लेते हैं। अब रिकैप हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कंप्यूटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, और बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटीज कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वो एक माइक्रो प्रोसेसर, एक स्टोरेज यूनिट और एक इनपुट आउटपुट यूनिट के अराउंड मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।